नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ करेंगे। लखनऊ में स्वर्गीय लालजी टंडन की जयंती के अवसर पर सीएम योगी ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही सीएम योगी ने लालजी टंडन को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि दी और कहा कि टंडन जी ने कुंभ के दौरान सराहनीय काम किए। एक पुत्र अपने पिता के लिए इससे अच्छा और क्या कर सकता है? पिता की स्मृतियां बनी रहे। हमने इससे पहले हजरतगंज में भी टंडन जी के नगर विकास की परिकल्पना को साकार करते हुए उनकी भव्य प्रतिमा को वहां स्थापित किया। आज भी जब वहां से मैं गुजरता हूं, टंडन जी का हंसता हुआ चेहरा फिर से हम लोगों के सामने आ जाता है। आज कालीचरण महाविद्यालय के साथ जुड़ी हुई उनकी स्मृतियां इस महाविद्यालय के नवीनीकरण के लिए, नए भवन के निर्माण में किए गए उनके योगदान और समय समय पर उनके दिए गए योगदान के कारण आज उनकी प्रतिमा का यहां स्थापित होना और नए भवन का नामकरण स्वर्गीय लालजी टंडन जी के नाम पर स्थापित होना, ये टंडन जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखना और प्रबंधन के प्रति मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अन्य लोगों के लिए एक मानक तय किया है। ये कार्यक्रम होना है और उनके नाम पर इसलिए होना है क्योंकि टंडन जी ने जो योगदान दिया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भवन का नामकरण हम लोग कर रहे हैं। यह कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक तरीका होता है, यही तो हम भारतीयों की पहचान है कि अगर किसी ने कुछ किया है, कोई उपकार किया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके और वह केवल एक औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि मूर्त रूप से उसे स्थापित करने के लिए। राज्य सरकार की पॉलिसी है, हमने इसके लिए पैसा पहले भी रखा था, 100 करोड़ रुपए इसके लिए स्पेशल रखा था क्योंकि ये भवन अनगिनत महापुरुषों को जन्म दी है। जितने भी हमारे पुराने 100 साल नहीं 100 साल 118 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। हमने तो तय कर रखा है कि 50 साल पुराने जो भी भवन होंगे उन शैक्षणिक भवनों के लिए, चाहे वह गवर्नमेंट के होंगे या सरकार के द्वारा अनुदानित होंगे, उन सब के लिए सरकार सहयोग करेगी और उसमें सरकार अपना सहयोग दे रही है। अपना प्रस्ताव समय पर आप देंगे तो निश्चित ही इन भवनों के लिए सरकार से अनुदान मिलेगा, जनप्रतिनिधियों का सहयोग उसमें प्राप्त होगा और नवीन भवन में बच्चों को हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़ करके अगर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी तो बच्चों के मन में भी एक भाव पैदा होगा, तरोताजा होगा, एक जीवंतता रहेगी। अन्यथा जर्जर भवन के साथ बिठाना इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा और इस दिशा में कालीचरण महाविद्यालय, इंटर कॉलेज और एक कैंपस सौभाग्यशाली है कि इनके भवन सभी नवीनीकरण को प्राप्त कर चुके हैं और भी अन्य सहयोग की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार इसमें, राज्य सरकार की पॉलिसी के तहत अगर आप आगे आएंगे तो निश्चित ही इसमें सहयोग प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर जब उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा या बेसिक शिक्षा में न्यूज़ 1 इंडिया ने यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण से खास बातचीत की और इस दौरान असीम अरुण ने निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। सर, निकाय चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से तैयारियां है? क्योंकि लगातार अखिलेश यादव की अगर हम बात करें या जयंत चौधरी की बात करें, चंद्रशेखर रावण की बात करें, वो जो जन्मस्थली है बाबा साहब अम्बेडकर की, वहां पे 14 अप्रैल को जाने वाले हैं। बीजेपी किस तरीके से तैयार है निकाय चुनाव को लेकर? आज अखिलेश जी को याद आ रहा है बाबा साहब की जन्मस्थली जाने के लिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब 2012 में आप मुख्यमंत्री बने, भीमनगर नाम से एक जनपद था जो बाबा साहब के नाम पे था, कांशीराम जी के नाम पे एक जनपद था कांशीराम नगर। जब आप शक्ति की पोजीशन में थे तब आपने क्यों उन नाम को काटा? जितने दलित महापुरुषों के नाम पे जनपद थे, मेडिकल कॉलेज, अन्य प्रतिष्ठान थे, उनको आपने काटा। अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए जो योजनाएं थी उनको आपने काटा। तो ये सबके सामने है। आज आप जाकर के महू में बाबा साहब को प्रणाम करेंगे, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि महू का जो तीर्थ है, पंच तीर्थ के रूप में मोदी जी ने उसको विकसित किया है। आप अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो आपने उत्तर प्रदेश में कौन सा तीर्थ विकसित किया बाबा साहब के नाम पे? जो था उसको आपने नष्ट करने का काम किया।
किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, किसी का चरित्र अगर परखना हो तो उसको ताकत, उसको पावर दे दो। पावर में आने पे वो क्या करता है ये हम सबके सामने है। हम सब देख रहे हैं कि जब अखिलेश जी पावर में थे तो बाबा साहब का अपमान करने में कोई चूक नहीं करते थे, और आज जब पावर में नहीं है तो नतमस्तक हो रहे हैं। ये कंट्रास्ट, ये अंतर सबके सामने है। इससे कोई राजनीतिक फ़ायदा होगा मुझे नहीं लगता, बल्कि उनका गेम जो है ये पूरी तरीके से सबके सामने बेनकाब हो चुका है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आरिफ और सारस की जिस तरीके से कहानी आपने देखी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप भी चला कि मिलने नहीं दिया जा रहा है, कल अगर हम बात करें तो आरिफ से सारस को मिलने दिया गया, लेकिन वरुण गांधी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि सारस को वापस करने देना चाहिए, ये निश्चल प्रेम है, और एक वीडियो भी उन्होंने ट्वीट किया है। देखिए, ये एक भावुक मुद्दा भी है और एक कानूनी मुद्दा भी है। जो पशु पक्षी हैं उनको किस पशु को पाल सकते हैं, किस पक्षी को पाल सकते हैं, इसके नियम बने हैं, तो दोनों ही चीज़ों को इसमें देखना है। एक ज़माना था लोग शेर पाला करते थे, वो भी भावुक एक मुद्दा हो सकता था, लेकिन आज कोई शेर पालने को कहे तो हम उसको मना करेंगे। उसी प्रकार तो कानून के अनुसार इसमें चलना होगा। जो भावुकता है उसको भी देख लिया जाएगा, लेकिन कानून के अनुसार चलना ऐसे में बेहतर होगा, क्योंकि वरना बहुत सारे ऐसे मुद्दे खुलेंगे। किसी के पास कोई और पशु पक्षी है जो दुर्लभ प्रजाति का है, उसको उससे बहुत प्यार है, तो उसको रखेंगे या उसको संरक्षित करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण जी, जो न्यूज़ ऑन इंडिया से बातचीत कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान ओपी राजभर ने निकाय चुनाव और अतीक अहमद को लेकर के क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी ने आज कई प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें 5 नगर निगम भी हैं, कई नगर पालिका हैं, साथ ही साथ कई नगर पंचायत भी हैं। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? आज आप चुनाव में जा रहे हैं और लगातार आप भाजपा से भी मिल रहे हैं, बसपा के बारे में भी कह रहे हैं, और आज आपके प्रत्याशी इंडिविजुअल घोषित हो रहे हैं, तो क्या मानते हैं किससे आपकी लड़ाई है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। अपने विचारों को लागू करने के लिए, प्रदेश में विकास के लिए, जो आज़ादी के बाद वंचित शोषित लोग हैं, जिनके यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, विकास की किरण नहीं पहुंची, जहां कूड़ा कचरा अभी भी पड़ा है, उसके व्यवस्था नहीं है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। आपने 5 प्रत्याशी नगर निगम के घोषित किए हैं, जिसमें 2 से 3 तो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। आप कह रहे हैं ओबीसी वर्ग की बात करेंगे, पिछड़ा और देखिए उठा के ओबीसी भी है, दलित भी है और सामान्य वर्ग भी है। ब्राह्मण की संख्या ज्यादा है? नहीं, 2 है, अभी और करें। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे दयाशंकर सिंह हो, ब्रजेश पाठक हो, उनसे भी अभी आपने कल भी मुलाकात की, और लगातार आप कह भी रहे हैं, तो क्या माना जाए, ये 2024 से पहले एक तरीके का सेमीफाइनल है, इसको क्या देख रहे हैं, किसके साथ जाएंगे? नहीं, देखिए, जब चुनाव, पंचायत चुनाव आता है तब आप लोग कहते हैं सेमीफाइनल है। बसपा की बात भी आप कर रहे हैं और भाजपा के लोगों से भी मिल रहे हैं, क्या माना जाए, किसके साथ जाएंगे? अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के साथ। अभी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज के तारीख में अगर रिजल्ट देखेंगे तब बसपा और कांग्रेस से तो मजबूत हैं। 1 एमएलए बसपा के, 2 एमएलए कांग्रेस के, हमारे तो 6 गो हैं। अतीक अहमद को आज फिर पेशी पर लाया जा रहा है। उन्होंने एक बयान दिया है कि ये साजिश है हमको मारने के लिए, जिस तरीके से बार बार हमको ले जा रहे हैं। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। उनको न्यायालय में भरोसा करना चाहिए। कोर्ट के आदेश पर उनको लाया जाता है और ले जाया जाता है। अगर ये बात होती तो विकास दुबे की तरह पहली बार में गाड़ी उलट गई होती, पलट गई होती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं। जब अपराध की दुनिया में गए तब उनको ये ज्ञान नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, तब सोच लेना चाहिए था। देखिए, दशा 10 दिन, दुर्दशा सब दिन, एक कहावत है। तो 10 दिन आनंद लिया उस कल्चर का, तो दुर्दशा कौन झेलेगा? जो उसमें लिप्त है वही ना झेलेगा। धन्यवाद। ये है सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई प्रत्याशी भी घोषित किए, साथ ही साथ उन्होंने बड़े पैमाने पर नेताओं को शामिल भी कराया और अपनी खुलकर बात रखी। कैमरामैन निखिल के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। गोंडा में भी निकाय चुनाव का शोर है। निकाय चुनाव को लेकर प्रभारी मंत्री का बयान सामने आया है और बीजेपी कार्यालय पहुंचे अनिल राजभर ने कहा है कि निकाय चुनाव जिताने के लिए संगठन, मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का कोई अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। लगातार हार से सारी पार्टियां एक होंगी। संगठन ने भी और श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी साथी माननीय मंत्री गणों को, हम सभी लोगों को
ये आदेशित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभार जनपद में रहना, संगठन के हमारे जो साथी हैं आपस में समन्वय स्थापित करना और एक सामूहिक प्रयास का वातावरण का निर्माण करके अपने उम्मीदवारों की विजय को सुनिश्चित करना, ये जिम्मेदारी सभी प्रभारी मंत्रीगणों को ये पार्टी की तरफ से मिली है। संगठन ने 3 आईपीएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार, 3 आईपीएस अफसरों को मिला जेलों का अतिरिक्त प्रभार। ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। 3 आईपीएस अफसरों को जेल की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। पर्यवेक्षण के लिए जिला जेलों का प्रभार भी दिया गया है। हेमंत कुटियाल को अयोध्या परिक्षेत्र की जिला जेलों का प्रभार मिला है। अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच जिला जेलों की जिम्मेदारी। हिमांशु कुमार को बरेली परिक्षेत्र की जिला जेलों की जिम्मेदारी मिली है और बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाजापुर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर जिला जेल की हिमांशु कुमार को जिम्मेदारी मिली है। राजेश कुमार श्रीवास्तव को वाराणसी परिक्षेत्र की जेलों का प्रभार मिला है और प्रयागराज परिक्षेत्र की जिला जेलों का प्रभार भी दिया गया है। पर्यवेक्षण के लिए आईपीएस अफसरों की जेलों की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। तो 3 अफसरों को अतिरिक्त प्रभार मिला है और जिसको जो प्रभार मिला है वो भी हम आपको बता रहे हैं। साथ के साथ पर्यवेक्षण के लिए आईपीएस अफसरों की जेलों का जो अतिरिक्त प्रभार मिला है वो हम आपको बता रहे हैं। झांसी में नगर आयुक्त ने स्मार्ट सिटी के तहत कैब का शुभारंभ किया और कैब का सर्विस का शुभारंभ करते हुए नगर आयुक्त पुलकित गर्ग ने बताया कि इससे लोगों को होम सर्विस, इसके अलावा जाम की समस्या से निजात पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कैब से प्रदूषण से निजात और पार्किंग से निजात मिलेगी। कि हमेशा मुझे लगता है कि झांसी जैसे जैसे हम एक शहर बढ़ता जा रहा है तो वहाँ पर चाहे ट्रैफिक जाम की समस्या हो, चाहे पार्किंग की समस्या हो, शहर के अंदर मूवमेंट की समस्या हो, तो वो धीरे धीरे जो है उनका सॉल्यूशन के लिए बीआईटी का जो इंक्यूबेशन सेंटर है और झांसी स्मार्ट सिटी का जो इंक्यूबेशन सेंटर है, एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन एक हमारे ही एंटरप्रेन्योर जो हैं उन्होंने एक निकाला है, विकसित किया है, किया स्मार्ट जो कैब्स हैं। इससे बेसिकली आप अपने घर बैठे ऐप के माध्यम से कॉल करके आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं, कैब मंगा सकते हैं। वो कैब आपको निर्धारित स्थान पे छोड़ देगी, तो आपको ना अपनी गाड़ी पार्किंग के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। जिसके पास गाड़ी नहीं है वो भी आराम से कैब को इस्तेमाल कर सकता है, वो चाहे तो आवश्यकता अनुसार। तो इसका जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग भी टाइम के हिसाब से डिसाइड होगा। जिस समय ज़्यादा पीक आवर्स हैं तो उस समय थोड़ा ज़्यादा होगा, नॉर्मल टाइम में थोड़ा कम होगा। जो शुरुआत है वो 20 गाड़ियों से की जा रही है। ये हमेशा एटा में नगर निकाय चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों ने एटा बीजेपी कार्यालय पर पहुंचकर संभावित प्रत्याशियों ने आवेदन दिया। इस दौरान जिला मंत्री नागेंद्र शिकारवार ने कहा कि एटा जिले से अच्छे प्रत्याशियों के आवेदन आने की बात है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी किसी एक को प्रत्याशी बनाएगी। रामपुर की स्वार विधानसभा में सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के बाद एक बार फिर उपचुनाव होना है और जिसके लिए चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 13 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर भी अधिसूचना जारी हो चुकी है। ऐसे में स्वार विधानसभा सीट और निकाय चुनाव पर दावेदारी करने वालों का तांता लगा है। स्वार विधानसभा सीट के लिए अपना दल सोनेलाल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष आशीष पटेल आज रामपुर पहुंचे। उन्होंने बिलासपुर के माटखेड़ा रोड स्थित उत्सव पैलेस में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आवेदकों के साथ बैठक की। नहीं, देखिए, मैं तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने अपने पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता और आवेदकों के साथ ये बैठक की। कार्यकर्ता सम्मेलन कुछ दिन पहले हमारा स्वार में हो चुका है, जहां पर उपचुनाव था और सारे कार्यकर्ता उपचुनाव के लिए लग चुके हैं। आज मेरे आने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि संगठनात्मक चीज़ों में अगर किसी प्रकार की कोई कमी बेशी हो तो उसको हम लोग ठीक कर सकें। देखिए, उपचुनाव में स्वार में होना है, मेन मुद्दा वहाँ का जो आपकी भी पार्टी के कार्यकर्ता हुई और वहाँ की जनता हो, उसका मेन मुद्दा है कि एक स्थायी क्षेत्र का ही क्या कहते हैं प्रत्याशी होना चाहिए। नहीं, देखिए, यहाँ पर जो प्रत्याशी लड़ेगा वो अपना दल निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी लड़ेगा।
प्रत्याशी कौन होगा, कहाँ से होगा, क्या होगा, ये समय आने पर तय हो जाएगा। मतलब जनता की लेकिन मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, प्रत्याशी जो भी होगा वो क्षेत्र की जनता के हित के लिए रामपुर के स्वार विधानसभा से लेकर के लखनऊ की गलियों तक वो संघर्ष करेगा। नहीं, जनता की ये मांग है कि जो प्रत्याशी हो वो क्षेत्र का ही हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो भी प्रत्याशी होगा, XYZ कोई भी होगा, वो तीनों पार्टियां मिलकर के तय करें। कन्नौज में ग्रामीणों ने लेखपाल को बंधक बनाकर पीटा। मामला पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के पलेरा गांव का है। बताया जा रहा है कि लेखपाल गांव में जमीन की जांच पड़ताल करने गए थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने बंधक बनाकर मारपीट की। लेखपाल को करीब 5 घंटे तक ग्रामीणों ने बंधक बना करके रखा। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हमारे क्षेत्रीय लेखपाल राम खानपुर पलेरा एक स्थान पड़ता है, गांव पड़ता है, वहाँ पे गए थे। जो ग्राम समाज में जो अवैध रूप से जो गेहूं की फसल कर रखी उसकी पड़ताल करने, तो वहाँ पे कुछ ग्रामीणों ने इनको बंदी बना लिया, इनके साथ अभद्रता की, मारपीट की, इनका फ़ोन वगैरह छीन लिया। तो अभी हम लोग जिला अस्पताल में आए हैं जहाँ पे उनका उपचार चल रहा है। सर लगभग क्या कार्रवाई हुई अभी तक आरोपी के खिलाफ? जो पकड़े गए हैं, जो ग्रामवासी पकड़े गए जो इस कांड में लिप्त थे, तो उनके खिलाफ प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है थाना चटिया। मेरठ के हस्तिनापुर के पलड़ा गांव में हुई विशु की हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। बताया जा रहा है कि जेल गए ग्राम प्रधान गजेंद्र की पत्नी ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी रंजिश में गांव में रोजाना झगड़े हो रहे हैं। रंजिश के चलते उनके पति को जेल भिजवाया गया है। और इसके साथ ही प्रधान की पत्नी ने कहा कि घटना वाले दिन परिवार सहित एक सगाई समारोह में गई थी। मेरठ के हस्तिनापुर के गांव पड़ला में बीते दिन 9 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसके बाद गांव के लोग फिलहाल कप्तान ऑफिस पहुंचे हैं। क्या इनकी समस्या है उसको लेकर के बात करेंगे। क्या नाम है आपका, किस समस्या को लेकर के आज एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं आप? एसएसपी ऑफिस पहुंचे जी, न्याय लेने के लिए पहुंचे हम। क्या मामला हुआ है आपके साथ, क्या घटना हुई है, गाँव में क्या घटना हुई थी, उसके संदर्भ में क्यों आप यहाँ पर पहुँचे हैं? हम इसलिए पहुँचे हैं कि गाँव में एक डेथ हो गई थी। उस डेथ में जी हम अन्याय जाना चाहते हैं जी, क्या न्याय मिलना चाहिए। क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या हुआ है आपके साथ, किस लिए आप न्याय मांग रहे हैं? मेरे पति को जेल में रखा गया है जी, प्रधान जी को जी, प्रधान जी को जी। क्या चुनावी रंजिश को ले वहाँ जेल भेजा गया आपके पति को? हाँ जी। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पहुँचे कप्तान ऑफिस, क्या मामला हुआ है, किस घटना को लेकर के पहुँचे? कल भी हम एसपी साहब से मिले थे और आज भी जो एसपी साहब से मिले हैं। और जो बबली जी हैं ग्राम प्रधान जी की पत्नी, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि जो है निष्पक्ष जांच हो और जो सही कार्रवाई हो, जांच होने के बाद में वो की जाए। और इन्होंने कहा है कि मेरा पति निर्दोष है, मेरे पति को निर्दोष को ना फंसाया जाए। क्या मामला हुआ था गांव में, किस तरह से हत्या हुई, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा, क्या मामला हुआ उसके बाद फिर? देखिए, जैसे कि होली पे कुछ झगड़ा हुआ था गुर्जर समाज में और मुस्लिम समाज का, वहाँ पे जो है चोट लगी थी काफ़ी और जो है समझौता हो गया था। उसी के देखते हुए अब जो है 9 तारीख को एक लड़के का मर्डर कर दिया गया। और अज्ञात लोगों ने जो मर्डर किया है उसमें इन्हें एक एप्लीकेशन जो इन्होंने दी है, जिनके मर्डर हुआ है, तो उन्होंने जो है ग्राम प्रधान का नाम लिया है, तो ग्राम प्रधान को भी जो वहाँ पे बैठा रखा है। 9 तारीख को मर्डर हुआ, 10 तारीख को फिर उसका अंतिम संस्कार हुआ, आगजनी हुई, खेत जलाए गए। गांव में कौन व्यक्ति थे और किसके खेत जलाए गए, कौन घर जो जलाए गए, किसके जलाए गए? सारे लोग जो गुर्जर समुदाय के थे और मुस्लिम लोगों के घर जलाए गए, उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाया गया है। तो हमें तो न्याय चाहिए। कि जिस तरह से गांव में विवाद हुआ, आगजनी हुई, घर जलाए गए, घर तोड़े गए, खेत जलाए गए, लगातार उस चीज़ पर परिवार के जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, वो इस वक्त यहाँ एसएसपी दफ्तर पहुँचे। उनका कहना है कि उनके लोगों को पुलिस ने ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया है और उस संबंध में जोड़ा जा रहा है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। मेरठ ने तब बताया कि यहाँ पे ऐसे झगड़े में मेरा नाम दर्ज है, यहाँ पे रिपोर्ट हुई है मेरे नाम से। और यहाँ ये है कि जो भी गांव में दंगे फसाद हो रहे हैं कि प्रधान जी करवा रहे हैं। और मुस्लिम जातिवाद का जो मामला है, मुस्लिम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं प्रधान जी। और मतलब चुनावी रंजिश के कारण ही सब कुछ ये झगड़ा हो रहा है। और जब हम वहाँ पे थे नहीं, हम सगाई समारोह में गए थे, तो तब वहाँ पे झगड़ा हुआ था गुज्जरों का और मुस्लिम लोगों का। तो वहाँ पे गोलीबारी हुई, तो एक
लड़के को मतलब गोली लग गई थी, तो वो वहाँ पे ही मौके वारदात पे वहाँ पे ही उसने दम तोड़ दिया था, तो उसे फिर पोस्टमार्टम के लिए लेके आए थे। और ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खबर है कि ग्रेटर नोएडा की कोतवाली पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अजय के पास से अवैध पिस्टल को बरामद किया है। तो ग्रेटर नोएडा से पूरी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि ग्रेटर नोएडा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हासिल हुई है। तो ग्रेटर नोएडा से पूरी खबर। ग्रेटर नोएडा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है अवैध पिस्टल के साथ, और पुलिस कब से इस अपराधी को तलाश कर रही थी। अब ये तलाश पूरी हुई है। अपराधी पुलिस की शिकस्त में है, पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार ऑपरेशन हिस्ट्री शीटर्स को गिरफ्तार करने का जारी है। तमाम जो बड़े हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए नोएडा पुलिस तत्परता से अपनी एक्टिवनेस दिखा रही है और गिरफ्तारियां हो रही हैं लगातार। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। इंडिया बुल्स और M3M कंपनियों के 18 निदेशकों पर एफआईआर हुई है। गाजियाबाद के शिप्रा ग्रुप ने एफआईआर कराई है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों कंपनियों पर 6000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। गाजियाबाद की CJM कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों में विजय बहुगुणा के विधायक पुत्र साकेत बहुगुणा भी शामिल हैं। 8 तरह की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। अब बता देते हैं आरोप क्या है। अमित वालिया की ओर से आरोप लगाया गया कि इंडिया बुल्स के लोगों ने साफ कर दिया कि उनके पास समीर गहलोत, गगन बांगा और साकेत बहुगुणा का स्पष्ट निर्देश है कि भुगतान प्राप्त करने के बाद भी ऋण खातों को बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि 30 मई को 2021 को एक बार फिर कंपनी से बैठक हुई और सेक्टर 128 में शिप्रा ग्रुप की जमीन को बेचने पर सहमति बनी। ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए DLF से बात की गई, जो इसे 1250 करोड़ रुपए में खरीदने को तैयार थी। आरोपों के मुताबिक DLF की ज्यादा कीमत में खरीदने को तैयार होने के बाद भी इंडिया बुल्स ने साजिश करके ये जमीन M3M को सिर्फ 900 करोड़ में बेच दी। इतना ही नहीं, वालिया ने 300 करोड़ रुपए नगद भुगतान के भी आरोप लगाए हैं। तो आपको बता देते हैं पूरा मामला क्या है। शिप्रा ग्रुप के मालिक अमित वालिया का आरोप है 4 प्रोजेक्ट के लिए इंडिया बुल्स ने लोन का वायदा लिया था और 1939 करोड़ का लोन कम ब्याज दरों पर देने का प्रस्ताव था। सिक्योरिटी के तौर पर शिप्रा ग्रुप की संपत्तियों को बंधक रखने का प्रस्ताव था और 6000 करोड़ की संपत्तियों पर बुरी नीयत रखने का भी आरोप लगा है। अवैध रूप से डिफॉल्टर दिखाकर संपत्तियों को हड़पने की साजिश रची जा रही है। IPC 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 323, 504 और 506 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इंडिया बुल्स के पूर्व चेयरमैन समीर गहलोत, वाइस चेयरमैन गगन बांगा पर मुकदमा दर्ज हुआ है और कौन कौन सी धाराएं लगी हैं वो भी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप यहाँ पर हैं जी, आप 128 में, आप किसकी तरफ से हैं? कदम की तरफ से है। कदम कौन सी ग्रुप है? M3M। तो आप ही सिक्योरिटी से यहाँ पर हैं या कोई दूसरी कंपनी भी यहाँ पर है? नहीं, दूसरा कंपनी भी है। दूसरी कंपनी कौन सी है? ग्रुप 4। नहीं, ग्रुप 4 में किसके द्वारा रखी गई है? वो शिप्रा की तरफ से है। आप यहाँ पर क्या जिम्मेदारी दी गई आपको? हम लोगों को जिम्मेदारी दिया गया है कि यहाँ पे देखो कोई बोर्ड लगने ना पाए, कोई कब्जा ना करने पाए। इस जमीन पे विवादित जमीन है, जब फैसला हो जाएगा इसके बाद चाहे जो इस पे कब्जा करें। कब से आप यहाँ पर सुरक्षा दे रहे हैं? यहाँ से सर हम 3 महीने हो गया।
उससे पहले भी कोई सिक्योरिटी थी यहाँ पर? इससे पहले कोई सिक्योरिटी था, हमको पता नहीं है। कितने गार्ड रहते हैं आपके M3M की तरफ से? 12 गार्ड रहते हैं। और सिप्रा की तरफ से कितने गार्ड होंगे? और 14 है उसको। दो कॉरपोरेट बड़ी कंपनी आपस में भिड़ी हुई है, जहां एक सिप्रा जो ग्रुप है कंपनी, उसके द्वारा धोखाधड़ी का न्यायालय के आदेश पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। जो जानी मानी कंपनी इंडिया बुल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि इंडिया बुल्स कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट पर लोन देने के नाम पर कुछ डील हुई थी सिप्रा ग्रुप की, और जिसके बाद में लगभग सिप्रा ग्रुप ने जो मुकदमा दर्ज कराया है, उस मुकदमे में साफ तौर पर बताया है कि लगभग 6000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप बताया है। उन्होंने कहा है कि डिफाल्टर प्रोजेक्ट कर धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि सिप्रा ग्रुप, जो हमारे आप पीछे ज़मीन देख रहे हैं, ये ज़मीन भी सिप्रा ग्रुप की थी, और सिप्रा ग्रुप ने जो इस ज़मीन की लास्ट में इंडिया बुल्स के साथ एक बैठक की, और बैठक में कहा गया कि इस ज़मीन को DLF को सौदा किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं धोखाधड़ी करने के बाद जो आरोप लगाए गए हैं, इस ज़मीन को M3M बिल्डर को बेच दिया गया, और कहीं ना कहीं यह भी आरोप लगाए कि 300 करोड़ रुपए नगद वसूले गए। इस ज़मीन को 900 करोड़ रुपए में M3M बिल्डर को बेचा गया, जबकि इसका सौदा 1250 करोड़ रुपए में DLF को हुआ था। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो इंडिया बुल्स कंपनी है, जिस पर आरोप सिप्रा के खुद MD ने लगाए हैं, और उस पूरे मामले में धोखाधड़ी की एक FIR दर्ज कराई है। साफ तौर पर कहा गया है कि इस मामले में कहीं ना कहीं जो बड़ी धोखाधड़ी की गई है, डिफाल्टर घोषित करने के बाद बिल्डर को कहीं ना कहीं तमाम तरीके से फंसाने का प्रयास किया गया, ज़मीन हड़पने का प्रयास किया गया, तमाम तरीके से आरोप लगाते हुए कोर्ट के आदेश के बाद इंदिरापुरम थाने में ये FIR दर्ज हुई है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से देखा जाए, कहीं ना कहीं इंडिया बुल्स जो कंपनी है, उसने कुछ अपने निदेशकों समेत बड़ी एक जालसाजी खेली है, जिसमें 18 लोगों के खिलाफ, जो इंडिया बुल्स के निदेशक हैं, M3M के निदेशक हैं, उनके समेत 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। और FIR दर्ज के बाद अब इस पूरे मामले में गाजियाबाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। नोएडा सेक्टर 128 की इस जमीन पर सिप्रा ग्रुप और M3M बिल्डर जो है ग्रुप अपनी निगाहें बनाए हुआ है। इसको लेकर M3M और सिप्रा ग्रुप के द्वारा दर्जनों गार्ड भी रखे हुए हैं, जिससे किसी तरीके का कोई सुरक्षा में विवाद ना हो जाए या जमीन पर कोई कब्जा ना हो जाए। आप देखिए हमारी तस्वीरों में कि हमने गार्ड से भी बात करने की कोशिश की थी, उनका बताया भी गया था कि लगभग 14 गार्ड जो है वो M3M रखे गए हैं, और लगभग 15 गार्ड जो हैं वो लगभग दूसरे जो सिप्रा ग्रुप है उसके द्वारा रखे गए हैं। और दोनों सिक्योरिटी रखने का कारण यही है कि रात दिन की ड्यूटी देना और यहाँ पर ज़मीन पर कब्जा ना हो जाए। इसी कारण जो है सुरक्षा यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो लगाए गए हैं। हालांकि दोनों जो M3M बिल्डर है या फिर सिप्रा ग्रुप है, वो अपनी इस ज़मीन को अपना बता रहा है, और कहीं ना कहीं अब पूरे मामले में जो है सिप्रा ग्रुप के द्वारा M3M बिल्डर पर और जो इंडिया बुल्स कंपनी है उस पर FIR दर्ज कराई गई है। जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ में निशांत शर्मा, न्यूज़ ऑन इंडिया, नोएडा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।